अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस के बारे में। अब इस टॉपिक के अंदर हम 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हिस्ट्री, होम्योस्टेसिस की हिस्ट्री। ये लफ्ज़ सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने जो है इस्तेमाल किया है, तो इसके बारे में हम ब्रीफली बताएंगे। इसके बाद डिफिनीशन करेंगे, बाद में एक्सप्लेनेशन, और इसके अलावा बेनिफिट्स, एडवांटेजेस क्या है, ये होम्योस्टेसिस हमारे लिए क्यों अहम है या पौधों के लिए क्यों अहम है, इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है। इसके बाद हम इसकी मिसालें देंगे, मिसालों से मज़ीद इसकी बेनिफिट्स और एक्सप्लेनेशन को हम तौसीह देंगे। इसके ज़रिए हम इसको और जो है कंसेप्चुअल एक्सप्लेन करेंगे मिसालों के साथ साथ। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ जो है सबसे पहले वाल्टर केनन ने इस्तेमाल किया था, लेकिन इससे पहले जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्लाउड बर्नार्ड, 1813 से लेकर 1878। तो ये क्लाउड बर्नार्ड जो था, ये साइंटिस्ट ने होम्योस्टेसिस की जो टर्म थी उसकी एक्सप्लेनेशन की, लेकिन इस लफ्ज़ की बजाय उसने इंटरनल एनवायरनमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बाकी होम्योस्टेसिस की तारीफ की थी। वही होम्योस्टेसिस उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन इस टॉपिक का नाम जो था उस वक़्त इंटरनल एनवायरनमेंट उसने इस्तेमाल किया था। बाद में जो साइंटिस्ट आया वाल्टर केनन जो था, उसने इस साइंटिस्ट क्लाउड बर्नार्ड के साइंटिस्ट जो था उसके वर्क को मज़ीद जो है उस पर काम करके ये लफ्ज़ इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज करके इसकी जगह होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ जो है उसने इस्तेमाल किया। तो ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, इसकी हिस्ट्री में बहुत से साइंटिस्ट और भी है, लेकिन ये दो मशहूर है। क्लाउड बर्नार्ड ने इंटरनल एनवायरनमेंट के सेंस में होम्योस्टेसिस जो है एक्सप्लेन किया, और वाल्टर केनन जो है उसने होम्योस्टेसिस की सेंस में इंटरनल एनवायरनमेंट की बजाय होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसने ये टर्म जो है इस्तेमाल किया। अब ये तो था इसकी हिस्ट्री। इसके बाद हम बढ़ेंगे डिफिनीशन की तरफ कि डिफिनीशन इसकी क्या है। डिफिनीशन गौर से सुनिए। डिफिनीशन में है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन और नियरली मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये डिफिनीशन में, होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन में है कि ये जानदारों की वो सलाहियत है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ख्वा कितनी भी तब्दीली या तगय्युरात वाक़या हो, इसके बावजूद भी ये अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसको मेंटेन और मुतवाज़िन रखता है। यानी जानदारों की वो सलाहियत जिसकी बदौलत वो अपनी अंदरूनी माहौल को मुतवाज़िन और मेंटेन कर सके, इसके बजाय कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तगय्युरात वाक़या हों। तो ये था हमारे पास डिफिनीशन। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये डिफिनीशन का मतलब क्या है। डिफिनीशन का मतलब ये है कि हर जानदार को उसकी सेलुलर फंक्शन के लिए, उसकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शन के लिए एक नॉर्मल और मुतवाज़िन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट, सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है जो जानदार इसको मेंटेन रखता है। यहाँ होम्योस्टेसिस में हम इंटरनल एनवायरनमेंट से ये चीज़ें मुराद लेंगे। मिसाल के तौर पर पीएच, बॉडी पीएच, ब्लड पीएच, बीपी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर, एसिड बेस रेगुलेशन, एसिड बेस लेवल ऑफ द ब्लड। इसके अलावा और भी बहुत से हार्मोन्स है। हार्मोन्स लीजिए, हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, ये भी है। ब्लड, इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये चीज़ें जो है एसिड बेस लेवल, पीएच ऑफ द ब्लड, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर, हार्मोन लेवल,
या रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये चीज़ें जो है इसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट के सेंस में यहाँ होमोस्टेसिस में जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। जो इंटरनल एनवायरनमेंट से मुराद है वो ये चीज़ें है। अगर इनमें फ़र्क आ जाए तो हमारी बॉडी बिल्कुल फंक्शन जो है वो हो सकता है, हमारी बॉडी की डेथ भी वाक़या हो सकती है। फंक्शन काम करना छोड़ तो दूर की बात है कि हम मर भी जाते हैं। अगर इन चीज़ों में जो मेंटेनेंस हो या बैलेंस हो ये बरकरार न हो सके, ज़्यादा दौरानिया तक जो है ये गैर बाकायदा रहे, इर्रेगुलर रहे, तो हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है। हम इसके बारे में ये जो है एसिड बेस, पीएच, ब्लड टेम्परेचर, वाटर वगैरह, इसमें हम मिसालों के ज़रिए इसको वाज़ेह करेंगे। हर एक मिसाल में हर चीज़ को एक एक मिसाल में लेकर इसको मैं वाज़ेह करूँगा कि टेम्परेचर जो है ये किस तरह रेगुलेट होता है होमोस्टेसिस के अंदर, वाटर जो है इसकी बैलेंस ब्लड में किस तरह रेगुलेट होती है, पीएच किस तरह रेगुलेट होती है, पीएच वगैरह हार्मोन्स और ब्लड ग्लूकोज लेवल ये किस तरह रेगुलेट होंगे। तो ये चीज़ें जो है इससे मुराद है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये तो था हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट। अब मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चेंजेस से मुराद है टेम्परेचर, गर्मी, सर्दी वगैरह। इसकी शिद्दत जो है हमारे इंटरनल, अगर ज़्यादा गर्मी हो बाहर धूप में, हम कोई खड़ा हो धूप में कोई काम कर रहा हो, या वैसी गर्मी हो टेम्परेचर 45 तक पहुंच जाए, तो हमारी बॉडी आपको पता है डिहाइड्रेशन वाक़या होती है वगैरह वगैरह। और जो हमारे एंजाइम है उसकी बढ़ती हुई टेम्परेचर में वो अपना काम जो है स्लो डाउन करता है, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से वो डीनेचर हो जाता है, और इस तरह हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये तो था हमारे पास एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू इंटरनल एनवायरनमेंट से मुराद ये चीज़ें हैं। अब एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा ये वाइटल प्रोसेस टू मेंटेन अ स्टेबल लाइफ। अगर हेमोस्टेसिस बॉडी में नहीं हो तो फिर हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, हम बीमार भी हो सकते हैं, और बीमारी की वजह से हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो आइए इसकी जो ज़रूरत क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, नेसेसिटीज़ की क्या है कि ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट है पार सेलुलर फंक्शन। होमोस्टेसिस जो है सेलुलर फंक्शन के लिए इंतहाई लाजिमी होता है। हर सेल के अंदर, हर सेल की कारकर्दगी के लिए, उसकी प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए जो है नॉर्मल टेम्परेचर, पीएच और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पीएच और टेम्परेचर जो है सेल के अंदर जितने भी एंजाइम है उसकी फंक्शन पर ये असरअंदाज हो सकती है डायरेक्टली, और उसकी फंक्शन जो है अल्टर हो सकती है। तो ये होमोस्टेसिस जो है सेलुलर फंक्शन के लिए इंतहाई लाजिमी होता है। इसके बाद है मेंटेनिंग योर ऑल हेल्थ, यानी हमारी मेंटेनिंग योर ऑल हेल्थ, यानी हमारी बदन, हमारी सेहत को ये मेंटेन रखता है। अगर होमोस्टेसिस हो तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करेगा, तो इससे हमारी सेहत जो है मेंटेन रहेगा। प्रिवेंट डिजीज एंड सपोर्ट इम्यून सिस्टम, इसका डिजीज़ के साथ क्या ताल्लुक है या इम्यून सिस्टम को ये किस तरह सपोर्ट करता है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, सिंपल सा मिसाल लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, आपको पता है हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है 70 से 110 तक है, तो अगर ये बढ़ जाए तो हमें एक बीमारी है जिसको हम डायबिटिक कहते हैं या शुगर, इसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं, वो हमें लाहक होती है। और इस शुगर को, इस डायबिटीज़ को साइंस में मदर ऑफ द डिजीज़ भी कहते हैं। जब ये मदर ऑफ द डिजीज़ हुआ तो सब के सब जो डिजीज़ है वो सारी की सारी बीमारियां इन डायबिटीज़ से ही जन्म लेगी। तो इस वजह से हमें जो है बीमारियों से, तो ये होमोस्टेसिस क्या करता है, इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है कंट्रोल में रखता है। उसको मैं मिसालों से बाद में वाज़ेह करूँगा कि किस तरह। और इम्यून सिस्टम को इसको बूस्ट करेगा। अगर हमारे बॉडी में एक्सटर्नल कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई और जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में अंदर आया, तो जब हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ें आना शुरू हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसके खिलाफ एंटीबॉडी वाइट ब्लड सेल जो है ये पैदा करता है, ताकि उस चीज़ को एक्सक्लूड कर सके, उसके खिलाफ फाइट कर सके और बॉडी को बीमारियों से
बचाए। इसके बाद है सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स है। जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स की रेगुलेशन न हो, तो अगर मिसाल के तौर पर हाइपर सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन की, तो हमारी बॉडी जो है हद से ज़्यादा हाइट गेन करेगा, जिसको हम साइंटिफिक अल्फाज में जाइगेंटिक कहते हैं, या इस बीमारी को हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। या हाइपोसिक्रीशन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन से जो बीमारी लाहक होती है, इसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी इंसान जो है उसका कद इंतहाई छोटा हो जाता है। इसके बाद है रेगुलेट पीएच, ब्लड प्रेशर एंड हार्मोन्स। आपको पता है कि होम्योस्टेसिस जो है, मैंने अभी बताया कि जो ग्रोथ हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है बॉडी, न ज़्यादा और न कम। ज़्यादा होने से जाइगेंटिज्म वाक़या होती है, कम होने से ड्वार्फिज्म वाक़या होती है। इस तरह ब्लड पीएच जो है इसकी ज़्यादती से जो है, अगर पीएच बॉडी ब्लड में पीएच की जो मकदार है वो बढ़ जाए, ब्लड पीएच जो है नॉर्मल आपको पता है 7.35 से 7.45 तक पीएच होता है ब्लड की। जब ये पीएच बढ़ जाता है तो क्या होती है, तो हमारे बदन के अंदर, सेल के अंदर जो भी एंजाइम है उसकी एक्टिविटी पर ये असरअंदाज होती है। तो इस वजह से ब्लड पीएच, हार्मोन्स वगैरह ये सब कुछ जो है क्या हो जाते हैं, ये रेगुलेट हो जाते हैं होम्योस्टेसिस की बदौलत। तो ये तो चंद पॉइंट मैंने लिखे हैं, इसकी बहुत सी जो है फ़ायदे हैं, बहुत सी बेनिफिट्स, एडवांटेजेस है होम्योस्टेसिस में, लेकिन ये 5 जो है ये मैंने समराइज़ किया हुआ है। इसके अंदर अगर हम तफसील से जाएंगे तो इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स है, 13-14 पॉइंट्स हैं ये इसकी बेनिफिट्स के अंदर। तो ये 5 पॉइंट अब काफ़ी है। इसके बाद हम आते हैं मिसालों की तरफ कि होम्योस्टेसिस हम मिसालों के ज़रिए किस तरह वाज़ेह करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो मिसाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मिसाल है टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए, धूप में या बाहर की टेम्परेचर जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की टेम्परेचर हमारी बॉडी पर असरअंदाज हो, तो अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी नॉर्मल टेम्परेचर है, या हम इसको 98.6 फ़ारेनहाइट में अगर हम ले लें तो ये हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर ये बढ़ जाए तो बॉडी क्या करता है, तो ये 3 चीज़ों के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं। वो चीज़ें क्या है, नंबर 1 जो है स्वेटिंग। स्वेटिंग के ज़रिए यानी हमारी बॉडी जो है पसीना खारिज करता है, और वो पसीना जो है इवापोरेशन के ज़रिए, वो उस पसीने से इवापोरेशन वाक़या होती है, और उस इवापोरेशन की बदौलत हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। या इसके अलावा जो है बॉडी क्या करता है, इसके अलावा बॉडी जो है ये हमारी जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल वो क्या करता है, वो डायलेट हो जाता है, डायलेशन हो जाती है ब्लड वेसल की। जब ब्लड वेसल डायलेट होती है तो इससे जो है ब्लड फ्लो जो है वो स्किन को ज़्यादा हो जाता है। जब स्किन तक ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस ब्लड से जो है टेम्परेचर डायरेक्टली खारिज, एनवायरनमेंट को खारिज होती है। तो अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, कम हो जाए, तो फिर क्या होता है, शिवरिंग, मसल जो है, हमारी मसल जो है वो शिवरिंग करता है। शिवरिंग से हमारी बॉडी में मसल जो है एनर्जी पैदा करता है, और वो एनर्जी जो है हम बॉडी रेगुलेशन के लिए या थर्मो रेगुलेशन के सेंस में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो है ब्लड वेसल अगेन क्या करता है, यहाँ डायलेशन करता है, यहाँ कंस्ट्रिक्शन करता है, कंस्ट्रिक्शन। ये ब्लड वेसल जो है ये नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, और ब्लड फ्लो को स्किन से गायब कर देती है। स्किन को ब्लड फ्लो जो है वो कम कर देती है, ताकि कम से कम ब्लड जो टेम्परेचर जो है वो रिलीज हो जाए हमारे बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। तो ये हमारे पास जो है थर्मो रेगुलेशन या ब्लड प्रेशर, थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन है। दूसरी मिसाल अगर हम ले लें ग्लूकोज लेवल की, अगर हम क्या करें, ग्लूकोज रेगुलेशन, अगर हम स्वीट्स
या खाना खाए, खाने के फ़ौरन बाद हमारी जो ये ग्लूकोज लेवल है ये नॉर्मल जो है 70 से 110 तक है। और जो हम फास्टिंग की सूरत में या खाने के 3-4 घंटे बाद ये 70 से 110 तक होता है, या खाने के घंटा 2 घंटे बाद जो है ये 120 से 160 या 180 तक होता है। तो अगर हम खाना खाए तो फौरन हमारी ये ब्लड ग्लूकोज जो है ये लेवल बढ़ जाता है, 300-400 तक पहुंच जाता है। तो ये ज़्यादा टफ ग्लूकोज लेवल जो है ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। तो इस सूरत में बॉडी में पेंक्रियाज होता है, वो पेंक्रियाज जो है वो एक किस्म का हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम इंसुलिन का नाम देते हैं। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, वो ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और वो लेवल जो है यहाँ तक ले आता है। अगर इसकी बरकस हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाए, और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होते हैं, तो जब ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है तो ये ग्लाइकोजन डायरेक्टली स्टोर होता है लीवर में और मसल सेल में। तो ये दोनों जगह ये स्टोर हो जाते। जब ये ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है, तो ये लीवर और ग्लूकोज में जो मसल में जो ग्लाइकोजन बनी हुई है, स्टोर हुई है, उसको दोबारा इन पेंक्रियाज जो है एक और हार्मोन की मदद से, जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन, वो ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करता है और वो ग्लूकागॉन डायरेक्ट जो है इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है दोबारा ग्लूकोज में और इस लेवल को जो है मेंटेन करता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड प्रेशर बीपी की बात करें, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो किडनी, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो किडनी क्या करता है, वो ज़्यादा यूरिन जो है वो कलेक्ट करता है ब्लड से ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। किडनी ज़्यादा यूरिन जो है वो कलेक्ट करना शुरू करती है और हमारी ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल वो डायलेट होना शुरू हो जाती है ताकि हवा ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या हो और इस तरह जो है हार्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके बरकस अगर बीपी जो है वो ड्रॉप कर जाए, कम हो जाए, तो फिर क्या करता है, तो फिर ये किडनी जो है कम से कम यूरिन जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देती है और ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक ले जाए। तो ये तो हमारे पास सिंपल मिसालें थी जिसकी बदौलत आपका कंसेप्ट जो है इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि हमारे हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।